हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भाग 2 के वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है हम आज किस बारे में अध्ययन करेंगे, मेंडलीव का वर्गीकरण और मोसले का आधुनिक आवर्त नियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेंडलीव का वर्गीकरण के बारे में। मेंडलीव, जिनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इन्होंने ही जो है तत्वों के जो रासायनिक तत्व हैं इनके वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किया था और इन्होंने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्होंने ही जो है तत्वों के आवर्त सारणी के विकास में ही भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके लिए इन्हें किनको, मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक या पिता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है, मेंडलीव का ही रहा है। जब ये तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय तक कुल कितने तत्व ज्ञात थे? कुल 63 जो है तत्व क्या थे? ज्ञात हो चुके थे, जो कि हमने इस चार्ट में दर्शाया है। यहाँ पर कुल कितने तत्व हैं? लास्ट तक 63 तत्व है। इन तत्वों का इन्होंने जो है सबसे पहले इनका परमाणु द्रव्यमान और इनका जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के मध्य जो संबंध था उनका इन्होंने जो है अध्ययन किया। रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो है इन तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उनके अंतर्गत जो है इन्होंने ऑक्सीजन और ऑक्साइड और जो है हाइड्राइड के साथ इन तत्वों के साथ बने जो यौगिक हैं उनको आधार लिया और उसके आधार पर जो है इन तत्वों को अलग अलग समूहों में समूहबद्ध किया। इन्होंने जो है सबसे पहले 63 तत्वों को समूहबद्ध करने के लिए जो है इन्होंने सबसे पहले 63 क्या लिए? कार्ड लिए, पर्ची लिए। उन पर्चियों में जो है प्रत्येक 63 जो कुल 63 तत्व थे ज्ञात तत्व, उन प्रत्येक तत्व का जो है गुणों को बारी बारी से प्रत्येक कार्ड या पर्ची पर क्या करते गए? लिखते गए। और उस कार्ड को उसके बाद उन्होंने देखा तो जो कुछ कार्ड वाले जो मतलब कुछ तत्वों के जो गुण थे उनमें समानताएं पाई गई। समान गुण वाले जितने भी पर्ची थे उनको एक समूह में समूहबद्ध करते गए और उन्होंने देखा कि एक समूह में समान गुण वाले जितने भी तत्व पाए गए उनमें जो है क्रमशः परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती गई, अर्थात क्रम से उनका परमाणु भार बढ़ते गया। उसके बाद जो है इन्होंने देखा, अर्थात उन्होंने उन तत्वों को जो है उनके परमाणु भार और रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर जब उन्होंने समूहबद्ध करते अलग अलग समूहों में रखा तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो है उन तत्वों के गुणों में पुनः जो है क्या आती गई? पुनरावृत्ति होती गई, दोहराव आते गए और वे तत्व क्रमशः एक ही समूह में उनके नीचे क्रमशः आते गए। इस प्रकार से जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी में जो है इधर से, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम, इधर से उधर जाने वाले डिब्बों को क्या कहते हैं? रो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रो। हिंदी में कहते हैं हम क्या? पंक्ति। अर्थात मेंडल की आवर्त सारणी में तत्वों को जो है कितने पंक्तियां रो में बांटा गया है? 36 पंक्तियों में बांटा गया है, 7 पंक्तियों में बांटा गया। आप देख सकते हैं ये एक पंक्ति हो गया, एक रो हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया हमारा 5वां पंक्ति, ये हो गया 6वां पंक्ति या 6वां रो। इनको जो है हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, जो किधर से किधर की ओर जाते हैं? दाएं से बाएं दिशा की ओर जाती हैं। इन पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अर्थात मेंडलीव ने जो है तत्वों को कुल कितने आवर्तों में विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था? कुल 1 से लेकर कहाँ तक? 6 आवर्तों में विभाजित किया था। उसी प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखें तो ऊपर से नीचे आने वाले स्तंभों, ये जो है हमारे ऊर्ध्व स्तंभों को हम वर्ग या क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रुप कहते हैं। ये जो है संपूर्ण तत्वों को जो है इन्होंने जो है इन तत्वों की इन ऑक्सीजन परमाणु के सापेक्ष संयोजकता के आधार पर है, जो कितने समूहों में इन्होंने या वर्ग में बांटा था? 8 समूहों या वर्ग या क्लास में इन्होंने इसको विभाजित किया था। देखते हैं, ये पहला समूह हो गया, पहला स्तंभ, दूसरा समूह या वर्ग, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया हमारा 5वां,
ये हो गया छठवां समूह या वर्ग, ये हो गया सातवां समूह या वर्ग, ये हो गया आठवां समूह या वर्ग में बांटा है। इनको वर्ग या समूह कहते हैं। जो कैसी रेखाएं होती हैं, कैसे ये होते हैं स्तंभ, वर्टिकल होते हैं। कैसे, वर्टिकल कॉलम होते हैं। इनको हिंदी में वर्ग या समूह कहते हैं। अर्थात मेंडलीफ ने जो है ज्ञात 63 तत्वों को जो है 6 आवर्तों के अंतर्गत कुल 8 समूहों में विभाजित किया था। इसको आप याद रखेंगे। कुल कितने आवर्तों में इन्होंने इसको विभाजित किया है? 63 तत्वों को कुल 6 आवर्तों में विभाजित किया है। 6 आवर्तों के अंतर्गत कितना समूह या वर्ग में बांटा है? उन तत्वों को कितने समूह या वर्ग में? कुल 8 समूह या वर्ग में विभाजित किया है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत ऑक्साइड और हाइड्राइड को इसलिए चुना क्योंकि जितने भी तत्व ज्ञात थे वे सभी तत्वों के साथ जो है लगभग ये ऑक्सीजन और जो हाइड्राइड है, ऑक्साइड और हाइड्राइड, ये अधिक क्रियाशील सक्रिय होने के कारण जो है ये सभी तत्वों के साथ क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इन्हीं यौगिकों में उपस्थित इन्हीं तत्वों के इन ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ मिलने से जो यौगिक बनता है, उन्हीं यौगिक उपस्थित इन तत्वों की संयोजकता को अध्ययन करने के बाद जो है इन तत्वों को जो है अलग अलग समूह में जो है या वर्ग में क्रमबद्ध करते गए। इन्होंने जो है सबसे पहले इस वर्ग या समूह का क्रम संख्या किस प्रकार से दिया होगा, क्योंकि पहला समूह या वर्ग में पहला इसमें समूह है, इसमें ही इन्हीं तत्वों को क्यों रखा गया, दूसरे को क्यों नहीं? इसके लिए जो है इन्होंने एक समूह, किसी समूह में आने वाले तत्वों की क्या किए? उनकी संयोजकता ज्ञात की। जिनकी संयोजकता ऑक्सीजन परमाणु के सापेक्ष 1 पाया गया, उन तत्वों को जो है समूह 1 में रखा गया। जिन तत्वों की संयोजकता जो है 2 पाई गई, उसको दूसरा में रखा गया। किसके प्रति? ऑक्सीजन परमाणु के प्रति। उसी प्रकार से क्रम से उनकी संयोजकता के आधार पर इस प्रकार से उन तत्वों को रखते गए। देखते हैं कि इन जो तत्व हैं इनके संयोजी कक्ष में कितने परमाणु हैं। उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, है ना। देखते हैं हाइड्रोजन पहला समूह का तत्व है। हाइड्रोजन समूह की बात कर रहे हैं हम ऊपर से नीचे, है ना। जैसे है हाइड्रोजन में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात ये जो होता है हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग कर देता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये ले सकता है अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा करने के लिए। हम जानते हैं कि जो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से कक्ष में जाते हैं? के कक्ष में जाते हैं। के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक संयोजक का इलेक्ट्रॉन है। या तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा दूसरे परमाणु को, या फिर वो दूसरे से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लेगा। अर्थात इसकी संयोजकता कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 लेगा, या तो 1 दे सकता है। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अर्थात जितने भी इस समूह में हैं, पहला समूह में तत्व हैं, इनकी संयोजकता सभी का 1 ही है। जैसे लिथियम का भी देखते हैं। लिथियम का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। के कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब बचते हैं तो कहाँ पर जा, क्योंकि लिथियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका परमाणु संख्या भी 3 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। अर्थात बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। वो कौन से में जाएगा? एल कक्ष में जाता है। यही या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? ये दूसरे परमाणु को दे देता है। अर्थात संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसकी संख्या कितनी है? 1, इसलिए वो पहले समूह में ही रखे गए हैं। उसी प्रकार से उदाहरण के रूप में दूसरे में देखते हैं। दूसरे समूह के तत्व हम देखते हैं। बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है कितना? 4 होता है। तो इसमें जो है के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एल कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए इस समूह के अंतर्गत जितने भी तत्वों को मेंडलीफ ने रखा है, जो इनकी जो संयोजकता कितनी है? 2 पाई जाती है। उसी प्रकार से जो है तीसरे समूह या वर्ग में रखे गए जितने भी तत्व हैं, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ किसका? बोरान का। बोरान के जो परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है, अर्थात 5 प्रोटॉन होंगे, जिसको हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन। जब तक L कक्ष में जाते हैं जब तक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं, अर्थात इस जो बोरान है इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। इसीलिए जो है इन तत्वों को जो है तीसरे समूह या वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से इन समूहों में भी जो है क्रम से उसी प्रकार से तत्वों को उनकी संयोजकता के आधार पर, कौन से परमाणु के सापेक्ष, ऑक्सीजन परमाणु के सापेक्ष इन तत्वों की संयोजकता के आधार पर जो है इन तत्वों को कुल कितने समूहों में, 8 समूहों में विभाजित किया है। और जो है और समूहबद्ध करने का एक और जो तत्व जो थे ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है इस प्रकार के जो है यौगिक का निर्माण करते हैं, जिनका या तो जिनके यौगिक का सूत्र ऑक्सीजन के मिलने से इस प्रकार का होता है, उनको पहले समूह में रखा गया। और दूसरे समूह में जो है RO जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस प्रकार के जो यौगिक बनाते थे उन तत्वों को इस प्रकार से दूसरे समूह में रखा गया। तीसरे समूह में जो है R2O3 यौगिक बनाने वाले तत्वों को रखा गया। और जो चौथे समूह में है RO2 बनाने वाले जो है तत्वों को रखा गया। इसी प्रकार से क्रम से तत्वों को जो है समूहबद्ध करते गए। जैसे यहाँ पर देखते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, यहाँ पर जो है R देख रहे होंगे आप लोग, किसको, R जो है किसी भी इन समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। इसके जगह पर हम इन तत्वों को लिखेंगे, जो ये तत्व इन ऑक्सीजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन के, क्या देखेंगे, कार्बन के यौगिक देखते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन परमाणु के साथ। जो कार्बन जो है इस, क्योंकि R के स्थान पर हम क्या लेंगे, किसी तत्व के नाम को प्रदर्शित करता है। इसलिए जैसे यहाँ है हमारा क्या है, RO2, सूत्र क्या है, RO2 वाले जो कि चौथे समूह में रखे गए हैं। यहाँ है कार्बन जो है R के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अर्थात एक कार्बन के ऑक्साइड बनाया। उसी प्रकार से देखते हैं कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन के ऑक्साइड हाइड्राइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर सूत्र है RH4, क्या है, RH4। मैंने अभी बताया कि R किसी भी समूह के तत्व को प्रदर्शित करता है। जैसे इस समूह के जितने भी तत्व हैं ये R के स्थान पर आएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे और नीचे वाला में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे और अपना इसी प्रकार से यौगिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो R के स्थान पर कार्बन लिख देते हैं, क्योंकि R 1 है तो कार्बन तत्वों की संख्या भी हमको कितना लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कार्बन है तो ये CH4 बनेगा, अर्थात क्या बनेगा, मेथेन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार से अपने ऑक्साइड और हाइड्राइड समूह के तत्व बनाते हैं, जिनके आधार पर जो है इन तत्वों को अलग अलग समूह में जो है मेंडलीफ ने समूहबद्ध करते गए हैं। इसके बाद जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ कमियां भी पाई गई, जिसको हम आगे की ओर देखते हैं कि उनमें मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या है और उनकी कमियां जो है क्या क्या है। अब देखते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां और उसके बाद देखेंगे मेंडलीफ आवर्त सारणी की कमियां, क्या क्या उसमें कमी पाई गई। अर्थात इसकी उपलब्धि के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो पहला उपलब्धि है इसका, तत्वों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडलीफ आवर्त सारणी के माध्यम से इन तत्वों के गुणों को हम आसानी से जान सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। सबसे पहले जो है तत्वों को जो है मेंडलीफ ने किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित किया है उसको देखते हैं। तत्वों को जो है मेंडलीफ ने जो है कुल कितने, 7 नहीं, कितने, 6 आवर्तों में वर्गीकृत किया है, अर्थात 6 आवर्तों में विभाजित किया है। और प्रत्येक आवर्त में रखे गए तत्वों का जो गुणधर्म है अलग अलग है, अर्थात पहले आवर्त के तत्वों का गुण अलग है, दूसरे आवर्त में रखे गए तत्वों का गुण अलग है, तीसरे आवर्त में रखे गए तत्वों का गुण अलग है, चौथे आवर्त में रखे गए तत्वों का गुण अलग है, पांचवें आवर्त में रखे गए तत्वों का गुण भी अलग है। उसी प्रकार से 6वें आवर्त में रखे गए प्रत्येक तत्वों का भी गुण कैसे है, अलग अलग है। और लेकिन इन्होंने जो है इन तत्वों को कुल कितने, 1 से लेकर कुल कितने
8 समूह या वर्ग में विभाजित किया है और प्रत्येक समूह में उपस्थित तत्वों के गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। अर्थात पहला समूह के जितने भी तत्व यहाँ पर रखे गए हैं पहले समूह में, ये सभी तत्वों का गुण एक जैसे है, और दूसरे समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं दूसरे समूह के तत्वों के गुण भी एक जैसे होते हैं, लगभग समान होते हैं, और तीसरे समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं इनका गुण आपस में समान होगा, और चौथे समूह या वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं इनका भी गुण आपस में कैसे होगा, समान होगा। इसी प्रकार से सभी समूह में रखे गए तत्वों के गुण आपस में कैसे समान होते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी एक समूह में रखे गए किसी एक तत्व के गुण के बारे में जान लें या उसको याद कर लें तो हम उस समूह में रखे गए सभी तत्वों के गुणों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अर्थात एक समूह के सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। अर्थात यह जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के बारे में अध्ययन करने में क्या करती है, सहायता करती है। अर्थात इस सारणी के माध्यम से उनके बारे में अध्ययन करने में आसानी होती है। उसके बाद दूसरा है, यह नए तत्वों की खोज में सहायक होता है। नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने जो है अपने इस आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर जो है इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। यहाँ पर उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था इस वाले जगह पर, और यहाँ पर जो है इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। उनको अनुमान था कि इस स्थान पर जो है कुछ नए जो है तत्वों की खोज किया जा सकता है। उसके पश्चात जो है धीरे धीरे इन्होंने देखा तो यहाँ पर इन्होंने जो है स्कैंडियम, किसको खोजा, स्कैंडियम, जिसको Sc के द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद जो इन्होंने गैलियम, किसको गैलियम, जिसको Ga के रूप में लिखते हैं। उसके बाद है एक तीसरा तत्व खोजा, कौन सा, जर्मेनियम। इन 3 तत्वों को खोजा और इन तत्वों का जो नामकरण है उस समूह में उपस्थित ऊपर स्थित तत्वों के सामने, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम जिसका परमाणु भार इतना आया तो इसके परमाणु भार के बाद, क्योंकि जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो फिर उसके बाद इसको यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए। अब इसका हम नामकरण क्या मतलब करेंगे, क्या नाम से इस तत्व का नाम देंगे। इसलिए उन्होंने जो है सबसे पहले नामकरण करने से पहले जो है इन्होंने जो कहा कि इस तत्व के ऊपर उसी समूह में इस तत्व के ऊपर स्थित तत्व के नाम के सामने एका उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगाकर, एका उपसर्ग। उपसर्ग यानी जानते हो किसी शब्द के सामने लगाया जाता है, प्रत्यय मतलब उसके पीछे जोड़ दिया जाता है कुछ, अर्थात एका उपसर्ग लगाकर जो है उनका नामकरण किया गया। जैसे स्कैंडियम का नामकरण जो है इसी समूह में स्थित उसके ऊपर स्थित, जैसे कौन सा है, अपना है बोरान। तो इसका जो है इसका नाम जो है स्कैंडियम का क्या नाम दिया गया, एक का बोरान नाम दिया, किन्होंने, मेंडलीव ने अपने वर्गीकरण में, इसमें तत्वों के वर्गीकरण। उसी प्रकार से गैलियम का नाम जो है उसके सामने एक का प्रत्यय जोड़ दिया और इसे गैलियम को कौन सा, एल्यूमिनियम ये नाम दिया, एल्यूमिनियम ये नाम दिया किसका, गैलियम का। उसी प्रकार से जो है जर्मेनियम का भी खोज बाद में हो चुका था। अगर इसी समूह में, कौन से समूह में, चौथे समूह में जर्मेनियम को रखा गया है, इसी समूह में इस तत्व के ऊपर कौन सा तत्व रखा गया है, सिलिकॉन रखा गया, कौन सा, सिलिकॉन। अर्थात इसका नाम क्या लिखा गया, किसका, जर्मेनियम का, एक का सिलिकॉन लिखा गया, अर्थात नामकरण किया गया। अर्थात इस प्रकार से जो है नए तत्वों की खोज में जो है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी सहायक है। अर्थात नए तत्वों की खोज और इसका नामकरण हम इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, यह किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, इसका गुण तीसरा देखते हैं हम इसका, ये जो है आंशिक परमाणु भार में सुधार, अर्थात किसी तत्व के परमाणु भार में आंशिक सुधार किया जा सकता है।
अर्थात यहाँ मैं लिख देता हूँ आंशिक परमाणु भार में सुधार। मेंडलीफ ने जो है अपने आवर्त सारणी में जो है किसका, बेरिलियम का स्थान जो है निश्चित नहीं था कि वो बोरान के बाद आएगा या बोरान से पहले। इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है या भार है, इसका जो है सुधार किसके आधार पर किया गया, इसकी संयोजकता 2 है इसके आधार पर किया गया। इसकी संयोजकता के आधार पर है जो है बेरिलियम के परमाणु भार में सुधार किया गया और इस बेरिलियम को जो है लिथियम और बोरान के मध्य में रखा गया। अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु भार को उसकी संयोजकता के आधार पर इस प्रकार से सुधार सकते हैं और उसी प्रकार से जो है इसमें इंडियम और यहाँ जो है एक यूरेनियम का भी जो है परमाणु भार में सुधार जो है उनकी संयोजकता के आधार पर ही किया गया था। उसी प्रकार से देखते हैं एक चौथा है इसमें उपलब्धि, अक्रिय गैसों या अक्रिय गैसों का स्थान। मेंडल के आवर्त सारणी के समय या बनाते समय जो है अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जैसे कुछ मैं अक्रिय गैसों का नाम लिखता हूँ, हीलियम, उसके बाद है अपना नियॉन, फिर आर्गन। जो है इन तत्वों की खोज जो है उस समय नहीं हुई थी, इसलिए जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कहीं पर भी जो है अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया था। ये सबसे पहले देखते हैं एक अक्रिय गैस होता है क्या है, नोबेल गैस होता क्या है। तो जो है हम जानते हैं कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, नियॉन का परमाणु क्रमांक जो 10 होता है और आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, 18। आप लोग याद किए होंगे, मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो जब इसका हीलियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पूरी तरह से भर गया, है ना। उसके बाद देखते हैं नियॉन का के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का चला गया, 4 कक्ष होते हैं हमने पढ़े थे। इन के कक्ष में ही 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी एल एम एन कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो बचे कितना, क्योंकि नियॉन का में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका परमाणु संख्या 10 है तो प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थात एल कक्ष में भी कुल 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसी प्रकार से देखते हैं हम कौन सा बचा, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, अर्थात इसमें प्रोटॉन भी 18 इलेक्ट्रॉन भी 18, लेकिन हमको यहाँ किसको दर्शाना है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को। तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। हमको संयोजी कक्ष को ध्यान देना है, सिर्फ बाहरी, सबसे बाहरी कक्ष जिसमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस कक्ष को संयोजी कक्ष, और उस कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 हो गया, अब बचा कितना है, अभी भी 2 जाने के बाद 16 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। उसके बाद 8 और 2 कितना हो गया, 10, या 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन और बचा है, जो कौन से कक्ष में जाएंगे, एम कक्ष में। 8 इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में चले गए। अर्थात जो है हाइड्रोजन का संयोजी कक्ष में भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से वो ले सकता है। उसी प्रकार से नियॉन के भी संयोजी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर चुके हैं। हम जानते हैं कि एल एम एन कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ना तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो ना तो ये अपने संयोजी कक्ष से एक भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को दे सकता है। उसी प्रकार से आर्गन के भी एम कक्ष जो कि संयोजी कक्ष है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर चुके हैं, ना तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अर्थात ये दूसरे तत्वों के साथ आपस में क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर चुके हैं। क्योंकि दूसरे परमाणु से तभी ये जुड़ पाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात ये दूसरों के साथ नहीं जुड़ सकेंगे, क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, क्रिया नहीं कर सकने वाले को अक्रिय। और ये जो होते हैं कौन से रूप में पाए जाते हैं, गैसीय रूप में पाए जाते हैं, इसलिए अक्रिय गैसें या अंग्रेजी में इनको नोबेल गैसें कहते हैं। इनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में इनको स्थान नहीं दिया। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है इन तत्वों का जो है अक्रिय गैसों का खोज हो गया और इनको जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 9वां समूह के अंतर्गत, कौन से समूह के अंतर्गत, 9वां स्तंभ में शून्य समूह के रूप में, कौन से समूह के रूप में,
शून्य समूह के या शून्य समूह में जो है रैमसे नामक वैज्ञानिक ने इन तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। 9वां कॉलम में, 9वां वर्ग या समूह में कौन से समूह का नाम दिया? शून्य समूह का नाम दिया। अर्थात अक्रिय गैसों का खोज किसने किया था? रैमसे नामक वैज्ञानिक ने किया था। रैमसे नामक वैज्ञानिक ने जो है अक्रिय गैसों को शून्य समूह में के अंतर्गत 9वें स्तंभ में आधुनिक आवर्त नियम के अंतर्गत रखा था। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से अगला देखते हैं कि जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां हैं। तो देखते हैं उसके बारे में, कमियां के बारे में। ये तो हो गया हमारा, इसके बारे में देख चुके हैं, किसके बारे में? मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धि है। अब देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां, क्या क्या कमियां पाई गई। चलो लिखते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां के बारे में देखते हैं। पहला कमियां देखते हैं इसमें, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित क्यों है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइड्रोजन तत्व का स्थान अनिश्चित। जो हाइड्रोजन तत्व होता है, ये जो होता है क्षार धातुओं के आयनों, जैसे क्षार धातु जो कि जिनका संयोजकता 1 होती है, यहाँ पर है सोडियम, है हमारा पोटेशियम। सोडियम एक धन आयन होता है और जो है पोटेशियम भी कितना आवेशित होता है? 1 धन आवेशित, जो कि क्षार धातुओं से जो है क्षारों से प्राप्त होता है। इन धातुओं के आयनों को हम सोडियम आयन और पोटेशियम आयन कहते हैं। इनकी भांति जो है हाइड्रोजन भी जो होता है H+ आयन बनाता है और इसलिए इनको हम पहले समूह में भी इसको रख सकते हैं, रखे हैं। अभी तो पहला समूह में हम दर्शाते हैं इसको आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत भी, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। उसमें आपको और अधिक अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यह हाइड्रोजन परमाणु जो होता है हैलोजन आयनों के बाती, हैलोजन जो कि यहाँ पर जो है इसमें जो है आपका 7वां समूह में ये रखा गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, जो ये होते हैं हैलोजन होते हैं। ये हैलोजन जो तत्वों की भांति भी जो है यह जैसे क्लोरीन माइनस आयन, ब्रोमीन माइनस आयन और हाइड्रोजन उन्हीं के भांति भी जो है माइनस आयन भी बनाता है। इसी प्रकार से जो है इसको आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत देखें तो ये जो होते हैं, यहाँ तो हम 7वां समूह के अंतर्गत हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में ये 17वें समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। कौन से? हैलोजन। ये तो पहले समूह में ही है, ये जो हमने ऊपर प्लस आयन वाला लिखे हैं, लेकिन जो हैलोजन आयन है ये उसमें 17वें समूह, हम 17वें समूह के आधार पर इसको याद करेंगे, हमें इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पर समझा रहा हूँ। अर्थात जो है हाइड्रोजन जो तत्व होता है ये क्षार धातुओं के आयनों की भांति, जैसे सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन की भांति हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और जो होता है हैलोजन आयन्स की भांति जैसे क्लोराइड माइनस आयन देता है, ब्रोमीन माइनस आयन देता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी ऋण आयन देता है। ये कैसे ऋण आयन देता है? हम इन्हीं समूह में, इन दोनों ही समूह में क्यों रख सकते हैं, बाकी में क्यों नहीं? ये है इनकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इसको ये प्लस आयन और जो है ऋण आयन बनने का एक मुख्य उद्देश्य इनमें ये है, क्या ऋण या धन आयन इसलिए बनता है क्योंकि यदि कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे को देता है, तो वो धन आवेशित हो जाता है। देने वाला क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। और एक धन आयन कभी कहीं भी देखे होंगे आप, 2 धन आयन कभी देखे होंगे आप, 3 धन आयन। ये क्यों लिखते हैं हम, इनकी संख्या को हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को देता है वह कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसकी संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं कि कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक सोडियम का? 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें। तो है K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक कक्षों का है KLMN। तो उसके बाद बचा कितना यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 और 2 10 हो गया, 11 में से बचा 1। अर्थात ये
जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है किसको दे देगा, किसी दूसरे तत्व को दे देगा, अर्थात यह एक धनावेशित हो जाता है, इसलिए संयोजकता 1 है, इसलिए पहले समूह में रखा गया है। उसी प्रकार से पोटेशियम जो है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 19 होता है। कितना, 19 होता है। इसका भी जो K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना, 9 बचा है। उसमें से भी 8 इलेक्ट्रॉन M कक्ष में गया, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे ही क्यों रहा है, क्योंकि M कक्ष, N कक्ष, L कक्ष से ऊपर की ओर अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके बाहरी कक्ष में, संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको यहाँ पर जो है अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, दोनों तत्वों को 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी बाहरी कक्षा में बांध कर नहीं रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुनः जो है जिस परमाणु से आए थे उसी परमाणु के कक्ष में क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है उस तत्व को क्या कर देते हैं, परमाणु को दे देते हैं, और इसका अपना अष्टक पूरा कर हो जाता है। इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से भर जाते हैं और अक्रिय गैस विन्यास ये क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को ही देते हैं, अर्थात एक धन आवेश हो जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं हाइड्रोजन कैसे धन आवेशित हो जाता है, क्षार धातुओं के आयन की भांति। जो है हाइड्रोजन के में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, अर्थात प्रोटॉन भी 1 होंगे। जितने प्रोटॉन संख्या में होते हैं उतने ही उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, K कक्ष में। K कक्ष को भरने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, इसलिए यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जो है ये जो होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे परमाणु को क्या कर देता है, दान में दे देता है, इसलिए एक धनावेशित हो जाता है। अर्थात इनकी सबकी संयोजकता कितनी है, 1 है, अर्थात उनको पहले समूह में रखा गया है। अर्थात यहाँ भी हम इस हाइड्रोजन को पहले समूह में भी रख सकते हैं। अब देखते हैं वो दूसरे समूह में कैसे रख, दूसरे समूह का अर्थात यहाँ पर सातवां और अपना आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में क्यों रख सकते हैं, इसलिए इसका जगह अनिश्चित क्यों है। देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो K कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद बचा कितना, 2 चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 यहाँ गया, 8 और 2 10 हो गया, तो बचा यहाँ कितना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। जो है संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहले ही बताया क्योंकि यदि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु को दे देता है, यहाँ पर मान किसी को दे देता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को जो है कोई भी परमाणु नहीं बांध कर रख सकता, वो पुनः भागकर इसी के कक्ष में आ जाएंगे। इसलिए ये जो होता है किसी परमाणु से जो है क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने बाहरी संयोजी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर देगा, अर्थात अष्टक पूरा हो जाएगा और ये भी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा। क्योंकि यह जो क्लोरीन परमाणु है ये किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला परमाणु में कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आता है, और कितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही यहाँ पर ऋण आवेश भी हम लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने में, मतलब ग्रहण कर रहा है, तो 1 ऋण आवेश होगा। इसी प्रकार से जो है ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक भी 35 होता है, उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए जो है 1 ऋण आवेशित हो जाता है। उसी प्रकार से जो है हाइड्रोजन का हम परमाणु क्रमांक ऊपर भी देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, अर्थात इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो K कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। या तो ये अपना K कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो है ये जो है दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर देगा तो ये धनावेशित हो जाएगा, जो पहले समूह के तत्वों के अंतर्गत आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये कैसे होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये ऋण आवेशित भी हो रहा है। ऋण आवेशित वाले जितने भी एक संयोजी वाले तत्व हैं उनको यहाँ पर 7वां और आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात इसका जो स्थान है किसका, हाइड्रोजन परमाणु का स्थान अनिश्चित है। इसलिए जो है हाइड्रोजन परमाणु को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में भी रखा जा सकता है, या उसको हम 17वें समूह के अंतर्गत हेलोजेंस के अंतर्गत भी हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं,
भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रखा जाना। चूँकि हम जानते हैं कि जो है मेंडलीव आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को जो है उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ स्थानों पर तत्वों को जो है भारी तत्वों को जो है हल्के तत्वों के पहले रखा गया है और भारी तत्वों के बाद जो है हल्के तत्वों को रखा गया है, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार उचित नहीं है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान वहाँ मैंने लिखा है कितना है 58.93। उसके बाद जो है हम निकल का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं तो 58.71। निकल का परमाणु द्रव्यमान कितना है 58.71। चूँकि आप वहाँ पर देख रहे होंगे जो है कोबाल्ट को जो है निकल से पहले रखा गया है। निकल का परमाणु द्रव्यमान जो है कोबाल्ट से क्या है कम है। देखिए 58 तो है लेकिन 0.93, इसका 0.71 अर्थात इसका कम है, इसका ज़्यादा है। चूँकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा जाना था, के अनुसार रखते तो फिर निकल को पहले कोबाल्ट को उसके बाद रखना था। लेकिन जो है यहाँ पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कोबाल्ट को निकल जो कि कम परमाणु द्रव्यमान वाला है इससे उसको पहले रखा गया है, जो कि मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार उचित नहीं है। उसी प्रकार से देखते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी का तीसरी कमियाँ क्या है। समस्थानिकों को अलग अलग स्थानों पर न रखा जाना। समस्थानिक मतलब आप समझ रहे होंगे एक ही जगह पर रखे जाने वाले तत्व, अर्थात उसकी परिभाषा को देखें। ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्व एक दूसरे के क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हम कार्बन एक का होता है परमाणु भार 12 होता है, एक कार्बन का होता है परमाणु भार 14 होता है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 और 6 ही होता है। जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है इन समस्थानिकों को जो कि अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनके आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए जो है कोई अलग जगह निर्धारित नहीं किया गया। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, परमाणु के भार के बढ़ने के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अर्थात जैसे जैसे तत्वों का परमाणु भार बढ़ते जा रहा है वैसे तत्वों को भी क्रम से व्यवस्थित किया गया है। कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो यहाँ पर कार्बन तो समस्थानिक है, लेकिन जो कार्बन का जो है एक का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, दूसरे कार्बन परमाणु जो समस्थानिक है इसका उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 14 है। अर्थात कार्बन जो एक परमाणु भार वाला जो 12 वाला होगा उसके बाद कार्बन जो 14 परमाणु भार वाला है उसको यहाँ पर स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए किसी प्रकार का जगह नहीं छोड़ा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो अगला जो है इसकी कमियाँ जो है किसी एक तत्व से एक तत्व का या एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु भार का नियमित रूप से वृद्धि ना होना या ना बढ़ना। जब हम इस मेंडलीव के आवर्त सारणी में
किसी एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो उनके जो परमाणु भार में है नियमित वृद्धि नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है सोडियम का परमाणु भार 22.09, यहाँ पर आपको होना था 23 कुछ होना था, तो डायरेक्ट कितना चला गया 24। उसी प्रकार से यहाँ 24 के बाद कितना आ गया अचानक आपको 29 परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व आ गया। इसके माध्यम से यह पता नहीं चलता है कि इस 24 और 29 परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज की जा सकती है। इसका हम इस आवर्त सारणी के माध्यम से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये है हमारे मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां। इसके पश्चात देखते हैं मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। मोसले ने जो है उस समय तक ज्ञात को सभी तत्वों का जो है उनके परमाणुओं के एक्स किरणों का अध्ययन किया था। तो अध्ययन करते समय उन्होंने देखा कि इन तत्वों के जो है एक्स जो प्रकाश किरणें थी उनकी तरंग की जो लंबाई थी वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों के क्रम के में भी क्या पाई गई, संबंध पाया गया। अर्थात जैसे जैसे इन तत्वों की क्रम संख्या बढ़ते गई उसी प्रकार से जो है उन तत्वों के एक्स जो स्पेक्ट्रम थे या तरंग थे उनमें भी समानताएं पाई गई। इसके आधार पर जो है उन्होंने तत्वों के एक अन्य गुण उनके परमाणु क्रमांक या संख्या का एक क्या किया, उन्होंने खोज किया। चूंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन तत्वों का जो पहचान था वो क्या था, इनका परमाणु भार। लेकिन जो है मोसले ने जो है इन तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने के लिए जो है किसको आधार बनाया, उसके बाद इनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को बनाया। परमाणु क्रमांक हम किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक हम किसकी संख्या को कहते हैं, उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम किसी तत्व के मतलब परमाणु क्रमांक या संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से जो है मोसले ने जो है सन 1913 में मेंडलीव की आवर्त नियम को संशोधित करने के बाद कौन सा नियम दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी का भी निर्माण किया गया, बनाया गया, जिसमें कुल 118 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है अलग अलग आवर्तों और समूहों में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।